सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम इकोनॉमी के कंसेप्ट समझने वाली हमारी सीरीज की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है प्रोटेक्शनिज्म। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है प्रोटेक्शनिज्म। दोस्तों, प्रोटेक्शनिज्म होता है सरकार की वह नीति जिसमें सरकार अपनी घरेलू या फिर हम कहें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए कुछ टूल्स का यूज करती है। और वो टूल हमारे पास है टैरिफ, कोटा, सब्सिडी। एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या। सबसे पहले है टैरिफ। टैरिफ का मतलब है कि अगर हम फॉरेन से कोई सामान मंगा रहे हैं उन पर भारी भरकम टैक्स लगा देना। जैसे नीचे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है। यूएसए ने 2018 में चाइना से इंपोर्ट होने वाली स्टील पर 25% तक टैक्स लगाया। ठीक है। सेकंड है कोटा। कोटा होता है इंपोर्ट की लिमिट को सेट कर देना। अच्छा, सरकार इसमें लिमिट तय करती है कि आप विदेश से सिर्फ इतना ही सामान मंगा सकते हैं। जैसे मान लो कोटा फिक्स हो गया 1 लाख पीस का। 1 लाख पीस से ज्यादा आप नहीं मंगा सकते। तीसरा है सब्सिडी। सब्सिडी तब दी जाती है जब सरकार अपनी डोमेस्टिक फर्म को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। अपनी देसी या फिर हम कहीं घरेलू कंपनियों को सरकार खुद पैसा या फिर छूट देती है ताकि उनकी कॉस्ट, उनकी लागत कम हो और वे सस्ते सामान को भी मार्केट में बेचकर कंपटीशन में बने रह सके। दोस्तों, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले हमारे पास है मर्केंटिलिज्म इरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे हम बिल्कुल पढ़ेंगे डिटेल से जब हम ट्रेड थ्योरीज पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखें कि इस दौर में जो यूरोपियन देश थे, उन एक ही मंत्र था कि एक्सपोर्ट को मैक्सिमम करो, इंपोर्ट को मिनिमम करो, ताकि हम अपने पास बुलियंस ऑफ रिजर्व्स इकट्ठा कर सकें। एंड उसके बाद 1791 हैमिल्टन रिपोर्ट। अमेरिका के एक ट्रेजरी सेक्रेटरी अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। उसका मानना था कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उस वैसे ही इंडस्ट्री भी एक टाइम पे बहुत ही छोटी या फिर हम कह सकते हैं इन्फेंट होती है। इन्फेंट इंडस्ट्री हम उसे कहते हैं। तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। और हर देश को प्रोटेक्शनिज्म अपनाना चाहिए अपनी कंपनीज को इन चीजों से या फिर बाहर के कंपटीशन से बचाने के। दोस्तों, इसमें हमने साथ ही इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक, अगर हम ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव में देखें, तो स्मूथ हॉलो इफेक्ट को भी रखा है। हम इसीलिए इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड के पर्सपेक्टिव की गलती मानते हैं कि ये वही रीजन है जब अमेरिका ने 20,000 से ज्यादा विदेशी सामानों पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया था। उसका नतीजा ये हुआ कि बाकी देशों ने भी बदला लिया और इसे ट्रेड वॉर छिड़ गया। और इसी का रिजल्ट था जो हमने ग्रेट डिप्रेशन को देखा था। ट्रेड। दोस्तों, ट्रेड में ये सब चीजें हो रही थी। इस वजह से ही हमने गेट की स्थापना देखी 1947 में। बाद में गेट को ही बदल के डब्ल्यूटीओ में मतलब कि बदल दिया गया। गेट से ही डब्ल्यूटीओ का जन्म हुआ है। इसकी पूरी डिस्कशन हम जब हम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे तब हम गेट डब्ल्यूटीओ की पूरी डिस्कशन हम करेंगे। दोस्तों, इस स्लाइड में हम पढ़ते हैं एक कंपैरिजन बिटवीन टाइम। कौन सा टाइम था ये? यहाँ हम देखते हैं 3 हमारे पास टाइम पीरियड है। 1900। 1900 से पहले मर्केंटिलिज्म थ्योरी डोमिनेट करती थी और टैरिफ को गवर्नमेंट की इनकम माना जाता था और इसमें हम देखते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म पर फोकस किया जाता था। हर कंट्री खुद प्रोड्यूस करके चीज़ों को और एक्सपोर्ट करना चाहती थी, जबकि वो इंपोर्ट में ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी। लेकिन हम देखते हैं 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था और उसके बाद हमने देखा कि ट्रेड को एक रेगुलेट करने की ज़रूरत है और ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए ही स्थापना होती है गेट की। और गेट फिर आगे चल के कन्वर्ट होता है डब्ल्यूटीओ में जो 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है। और इसमें हम देखते हैं तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने का युग था ये। जब हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमीज इंटीग्रेट हो रही थी, इकोनॉमीज मिल रही थी आपस में और ट्रेड को बढ़ावा मिल रहा था। और यहाँ हमने देखा प्रोटेक्शनिज्म को एक तरीके से अवॉइड किया गया। लेकिन जैसे ही हम 1990 से बाद का टाइम देखते हैं, जो मॉडर्न नियो प्रोटेक्शनिज्म हम देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कई देश फिर से प्रोटेक्शनिज्म को अपनाने लग गए। जैसे ट्रम्प टैरिफ लगा के कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट है। ब्रेक्सिट, ब्रिटेन ने अपने आप को ईयू से एग्जिट कर लिया है। इंडिया जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लगाकर जैसे अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही है। साथ ही साथ हम देखते हैं कई नॉन टैरिफ बैरियर्स, डायरेक्ट टैक्स ना लगा के अदर चीजें अगर हम करें जिससे हम ट्रेड में बाधा उत्पन्न कर सकें। इससे होता है कि हम अपने मतलब कि इंपोर्ट्स नहीं करना चाहते औरों से और हम सिर्फ प्रोटेक्शनिज्म अपनाना चाहते हैं।
और ये चीज़ हाल ही में देखने को मिली है। दोस्तों ये कुछ एग्ज़ाम्पल है जहाँ पर बड़ी-बड़ी इकोनॉमी लाइक इंडिया, चाइना, यूएसए, ईयू इन्होंने भी ऐसी पॉलिसीज़ पास्ट में बनाई हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रोटेक्शनिज़्म को कहीं न कहीं इन्होंने भी प्रमोट किया है, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस ना लगाकर, भले ही अदर चीज़ें करके। ये करते क्यों हैं? क्या इसकी कोई अच्छी बात है? क्या इसके कोई प्रोस हैं? बिल्कुल है। पहला प्रोस पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इससे नौकरियाँ बचती हैं, डोमेस्टिक जॉब्स बचती हैं। बिल्कुल सही है, अगर विदेशी सामान कम आएगा, तो देसी कंपनियाँ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो चलेंगी और हमारे लोगों को जॉब भी मिलेगी, ठीक है? इन्फेंट इंडस्ट्री ग्रो करती है। इन्फेंट मतलब जो न्यू इंडस्ट्री होती है, हालाँकि वो बहुत छोटे स्केल में होती है और बड़े जो फॉरेन कॉम्पिटिशन को फेस करने की भूमिका में वो नहीं रहती। अगर हम प्रोटेक्शनिज़्म अपनाते हैं तो उनकी भी ग्रोथ होती है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होती है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ क्रिटिकल सेक्टर होते हैं जैसे डिफेंस हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, इसमें हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर हम प्रोटेक्शनिज़्म अपनाकर हम इन इंडस्ट्री को डेवलप करें, तो हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट कम होता है। अगर हम कम इंपोर्ट करेंगे, तो हम अपनी ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है, अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का गैप। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो हम ट्रेड सरप्लस में आ जाएँगे। तो ट्रेड डेफिसिट बिल्कुल कम होती है। कौन-सी इसकी बुरी बातें क्या है? प्रोटेक्शनिज़्म की बुरी बातें कंज्यूमर प्राइस बढ़ती है, बिल्कुल सही, महँगाई। सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को होता है, वो नुकसान क्या है? कॉम्पिटिशन ना होने की वजह से हमें घटिया और महँगा सामान खरीदना पड़ता है, तो ये एक बड़ा मतलब कि हम कह सकते हैं लॉस है। ट्रेड वॉर का रिस्क बिल्कुल होता है। जैसे अभी यूएस और चाइना के बीच चला हुआ है कि तुम हमारे सामान पर टैक्स लगाओ, हम तुम्हारे सामान पर मतलब कि टैरिफ लगा देंगे। तो इससे क्या होता है कि बड़े ट्रेड वॉर का एक खतरा होता है हमेशा। कंपनियाँ आलसी हो जाती है, इनएफिशिएंसी बढ़ती है इससे। जब कंपनियों को पता चलता है कि सरकार उन्हें बचा लेंगी, तो उनकी क्वालिटी सुधारने का प्रयास वो नहीं कर सकते और सबसे बड़ी बात है यूएस ये जो डब्ल्यूटीओ रूल का वॉयलेशन है। डब्ल्यूटीओ कहता है कि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करो, ना कि प्रोटेक्शनिज़्म को प्रमोट करो। दोस्तों इसमें हमारे पास है कि इंडिया ने पास्ट में क्या-क्या किया है जो कि प्रोटेक्शनिज़्म को प्रमोट करता है। जैसे स्वदेशी मूवमेंट 1905 1905 का स्वदेशी आंदोलन। यहाँ हमने क्या किया था ब्रिटिश सामान का जो है बॉयकॉट किया था कि हम अपनी देसी इंडस्ट्री को बढ़ा सकें और अपनी एक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को खड़ा कर सकें। 1950s नेहरू सोशलिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। आज़ादी के बाद हमने क्या है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपनाई थी। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे और इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूशन अपने देश में ही ढूँढेंगे। जैसे कि हम बाहर से कार नहीं बनाएँगे और देश में ही एम्बेसडर बनाएँगे। फिर 1991 में आपने देखा हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी और हमने अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी या बाहर की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया। अब हम बड़ा स्टेप आया था 2014 1914 में। 1914 में मोदी सरकार या बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आती है और वो लाती है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब कि हम अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करते हैं और हम क्या करते हैं टैरिफ हाइक ऑन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ेगा इट मीन्स विदेश से हम इंपोर्ट को कम करेंगे और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मजबूत करेंगे ताकि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके। 2020 आत्मनिर्भर भारत ये भी एक बड़ा स्टेप था 2020 में जब हमने सेल्फ रिलायंट मिशन और इसी का ही एक पार्ट था जिस जो हमने देखने को मिला था पीएलआई स्कीम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। दोस्तों अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो बहुत सारे इवेंट हैं लेकिन हमने कुछ इवेंट्स हैं 4 इवेंट्स हैं इनको हमने यहाँ करने की कोशिश की है। आप इन इवेंट को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो ये कुछ टर्म है। टैरिफ आप समझ गए होंगे क्या होता है? कोटा, सब्सिडी, नॉन टैरिफ बैरियर्स, डंपिंग क्या होती है? दोस्तों अगर हम कॉस्ट से नीचे प्राइस पर एक्सपोर्ट करते हैं, इट मीन्स हमारे यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा है और वहाँ दूसरे देश में हम कम कॉस्ट पर सामान को भेज रहे हैं तो वो डंपिंग कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है एंटी डंपिंग ड्यूटी। मान लो चाइना इंडिया में बहुत ही कम रेट पर अपनी चीजें बेच रहा है तो वो डंपिंग कर रहा है इंडिया में। मतलब वो सामान अगर भारतीय कंपनी बना रही है जिस रेट में वो उससे भी कम में यहाँ सामान बेच रहा है तो इसमें हम इसे रोकने के लिए क्या करेंगे डंपिंग टैक्स लगा देंगे।
एंटी डंपिंग ड्यूटी उसे कहते हैं। तो अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी तो उस उनका सामान ऑटोमेटिकली महँगा हो जाएगा और हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यहाँ प्रोटेक्ट कर लेंगे। इन्फेंट इंडस्ट्री नई इंडस्ट्री जो अर्ली मतलब कि जो बहुत ही अपने नए फ़ेज़ में हो। इन्फेंट इंडस्ट्री ट्रेड वॉर आप ट्रेड वॉर को भी समझ गए होंगे जब 2 कंट्री एक दूसरे से टैरिफ मतलब कि टैक्सेस पर लड़ते हैं, तो उसे हम ट्रेड वॉर कहते हैं। ये कुछ दोस्तों क्वेश्चन हैं जो आपको पता होने चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, आपके नेट जेआरएफ एग्ज़ामिनेशन के लिए और अदर जो कॉमर्स रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये हमारी वीडियो थी, एक क्विज़ वीडियो बनाने की हमने कोशिश करी है। मैं चाहूँगा कि आप बताएँ कि हम इसमें क्या नया कर सकते हैं? क्या आपको थोड़ी छोटी वीडियो चाहिए? और क्या हम इसमें एमसीक्यूज़ और ऐड करें? तो मैं इनको पार्ट्स में भी बना सकता हूँ। कि सजेशंस का इंतज़ार रहेगा और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ये शेयर कर दूँगा। थैंक यू।